उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि भारत को विकसित होना है तो यूपी को विकसित बनाना होगा। इसके लिए यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी दिया गया था। लेकिन जब आम आदमी ने यह सुना तो उसे लक्ष्य काफी बड़ा लगा। उसे लगा यूपी से ऐसी उम्मीद करना ज्यादती है, क्योंकि लोगों की याद में उत्तर प्रदेश तो बीमारू प्रदेश है, जो जनसंख्या में तो हाई है और आर्थिक विकास में लो। लेकिन अब ये स्टीरियोटाइप बदल चुका है। यूपी नंबर 1 है, देश के ऐसे प्रदेशों में शुमार है जिनका खर्च कम और आमदनी ज्यादा है। पुराने लोगों को सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। कमाई के लिए यूपी की तिजोरी कैसे छोटी पड़ने लगी, ये कैसे संभव हुआ, आइए समझते हैं। सैंतीस के आगे 10 जीरो। देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन घटना में उससे भी बड़े हैं। उत्तर प्रदेश की तिजोरी में सब खर्चा करने के बाद 37,000 करोड़ रुपए बच जाते हैं। ये करिश्मा है जो 2023 के वित्तीय वर्ष में हुआ है। जो उत्तर प्रदेश बीमारू था और बीमारू से हट करके आज देश का ग्रोथ इंजन बन करके विकास का अग्रणी पंक्ति पे खड़ा होकर के आगे दौड़ने लग गया। आप सर पर दौड़ने लग गया। आप कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू नहीं कहता है। अब लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश का मतलब देश के हर प्रश्नों का जवाब देने वाला उत्तर। बैंकर्स यहां पर जो आज लोन दे रहे हैं 1,32,000 करोड़, अनुमान करिए कितना, यानी जितना लोन आज हम यहां वितरित कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के कई राज्यों की वर्ष भर की बजट नहीं होगा इतने का, जितना आज हम लोन वितरित कर रहे हैं यहां पर। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यूपी का यह सच सामने आया है, जिसमें सरप्लस के मामले में गुजरात जैसे प्रदेश भी यूपी के पीछे हैं। 2018 में 7 साल पहले यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य दिया गया था। उसके 5 साल के भीतर योगी के उत्तर प्रदेश ने 37,000 करोड़ रुपए का सरप्लस रेवेन्यू स्टेटस पा लिया है। महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी राज्य व्यवस्था को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में बदलने का लक्ष्य रखा है। मैं आज आपके बीच एक और विचार रख रहा हूं। क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस बात की कंपटीशन शुरू हो सकती है? क्या दोनों में से कौन सा राज्य पहले ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? अब आपको कुछ ऐसे बयान दिखाते हैं जिन्हें सुनने के बाद इकोनॉमी और गवर्नेंस के बारे में आपका नजरिया बदल सकता है। हम इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, जनता के प्रति संवेदनशील प्रशासन होगा, गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता के इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। हम लोग जब बाहर जाते थे, लोग कहते थे कहां से आए हैं। अगर हम कह देते थे कि गोरखपुर से, तो भयभीत हो जाता था। लेकिन आज गोरखपुर ने इस मिथक को तोड़ा है। हम लोगों ने गोरखपुर को उस माफियागिरी से, उस अराजकता से जिसके लिए गोरखपुर बदनाम था, उससे उभारा है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि यही कार्य आज हमें उत्तर प्रदेश के अंदर करना है। कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे व्यापारी और बेटी की
सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे। जब ये बयान दिए गए थे तब किसी ने ये दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि इन बयानों के पीछे यूपी की आर्थिक उन्नति छिपी है। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाते ही विकास की गाड़ी फर्राटे भरने लगेगी। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली तो सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो रूल ऑफ लॉ पर काम किया, जीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनलिटी पर काम किया। आज आप विश्व भर में देखेंगे तो कोई भी देश, कोई भी प्रदेश जब तक कानून व्यवस्था उसका नहीं सुधरेगा तो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सोसाइटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती हैं। उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था की ऐसी नींव दी और उसमें 5 पिलर्स उन्होंने डिसाइड किया। ऐसा करने के लिए यूपी में दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बल तैयार किया गया। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 10 गुना कर दिया गया। पुलिस टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी गई। पुलिस ट्रेनिंग का सिस्टम क्षमता से 2 गुना कर दिया गया। पुलिस बल में महिला की हिस्सेदारी 20% कर दी गई। फॉरेंसिक, साइबर, टेक्नोलॉजी का नया सिस्टम तैयार किया गया। कोर्ट में मुकदमे की पैरवी का मल्टी लेयर सिस्टम भी नए सिरे से बनाया गया। एक, इन्वेस्टमेंट के लिए एक पूरा क्लाइमेट बना। 2, हमारा जो क्राइम था, एनसीआरबी का आप डेटा देखेंगे ओवर द इयर्स, स्लोली एंड ग्रेजुअली क्राइम जो है काफी हद तक नीचे आया। जो आज की तारीख में क्राइम रेट है विच इज पर 1 लाख पॉपुलेशन, वो अगर हम चेक करेंगे एनसीआरबी डेटा में तो वी आर 26th और 27th अमंग्स द स्टेट्स इन द कंट्री विच इज अ क्राइम रेट ऑफ मच लोअर नंबर देन क्वाइट अ फ्यू अदर मेजर स्टेट्स। ये एक बेसिक काम हुआ। फिर सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। हम आपसे कह सकते हैं कि जब प्रदेश ने 2017 देखा था तो हमारे प्रदेश में मोटा मोटा 2-3 एक्सप्रेसवेज थी। ये जरूर है कि एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बनना शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद पूर्वांचल बनी, उसके बाद बुंदेलखंड बनी, उसके बाद गोरखपुर लिंक बनी, NHAI ने अभी लखनऊ कानपुर बना रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे 45,000 करोड़ से अधिक का एक्सप्रेसवे जो है मेरठ से प्रयागराज का 2019 के कुंभ में डिक्लेयर किया, अब लगभग 94-95% बन गई है। वो भी अब पूरे होने जा रही है। अभी हाल में आपने देखा NHAI ने डिक्लेयर किया है गोरखपुर से शामली यानी एक तरह से फ्रंटियर एक्सप्रेसवे भी बनेगा। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि पूरे भारत में कुल जितना एक्सप्रेसवे है उसका 42% उत्तर प्रदेश में। 2047 में यूपी को विकसित बनाने के लिए 3 थीम पर काम चल रहा है, जिन्हें नाम दिया गया है अर्थशक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। यूपी में नोएडा जैसे जिले हैं जहां औसत प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा है, 10,20,000 रुपए। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में यूपी देश में नंबर 1 है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कनेक्टिविटी के साथ साथ पॉलिसीज की भी जरूरत थी। वी नाउ हैव अबाउट 33 पॉलिसीज ऑफ द स्टेट इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर दैट यू कैन थिंक ऑफ। एंड इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसीज में, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में, बाकी और क्षेत्रों की जो स्पेसिफिक पॉलिसीज है, सेमीकंडक्टर की है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हमारी सबसे अच्छी पॉलिसी आई है। अभी हाल में इलेक्ट्रॉनिक्स की पॉलिसी आई है, लेदर की पॉलिसी आई है। तो ये पॉलिसीज का भी जो है एक पूरा अपग्रेडेशन हुआ है। सोलर और CBG पॉलिसी आई है। आज हम CBG में देश में सबसे नंबर 1 पर हैं। तो ये पॉलिसीज जब आई और 2018 से इन्वेस्टर समिट हुई, फिर ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, फिर 2023 में इन्वेस्टर समिट हुई है, इसका भी बहुत अच्छा लाभ मिला है। धार्मिक टूरिज्म को दुनिया के पर्यटन मैप में लाने, कुंभ जैसे आयोजन से होने वाली कमाई ने प्रदेश के रेवेन्यू वर्टिकल में बड़ा बदलाव किया है। अब यूपी का लक्ष्य 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। 8,10,000 करोड़ का बजट है। ये पूरे देश में सबसे बड़ा बजट है। हम और बड़े बड़े प्रदेश जो है महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, बाकी और प्रदेशों से भी आगे चले गए हैं। लेकिन इस बजट को फंड करने के लिए जो पूरा काम किया गया है रेवेन्यू साइड में,
वो भी जो है लीकेजेस जो रोके गए हैं, नए एवेन्यूज पाए गए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। उसमें मैं आपको बता दूं, चाहे वो एक्साइज में हो, जहां 13-14 हजार करोड़ था, आज 55 हजार करोड़ से ज़्यादा का एक्साइज आता है। जहां माइनिंग में बहुत कम आता था, आज जो है माइनिंग में 10 टाइम्स करीब रेवेन्यू आ रहा है। जहां ट्रांसपोर्ट में बहुत कम रेवेन्यू आता था, वहां पर भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी अच्छा रेवेन्यू अब प्रदेश को मिल रहा है। और जीएसटी में, हालांकि जीएसटी इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूपी इज डूइंग वेल, एंड जो हमको शेयर मिलता है उसमें भी हमको जो है एक अच्छा फायदा मिला है। तो वी हैव बिकम अ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। हर स्तर पर सुधार का नतीजा है कि यूपी को वो दिन नसीब हुआ जो भारत के विकसित होने की दिशा में बहुत जरूरी था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर जिले में मेडिकल कॉलेज जैसे कदम यूपी को बेहतर दिशा में ले जा रहे हैं। बदलाव आने की शुरुआत, मैं तो यूं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में, और जब उन्होंने कहा कि भाई हमारा हिंदी हार्टलैंड अगर जब तक सही दिशा में नहीं चलेगा, सही आर्थिक प्रगति के रास्ते पर नहीं चलेगा, आप उनकी शुरुआत की पश्चिमी राज्यों के समकक्ष नहीं आते हैं, तब तक हमारा देश विकसित नहीं होगा। है कि जो टैक्स कलेक्शन होता था वो भी कम होता था। दूसरा कि पिछली सरकारों में टैक्स का और नॉन टैक्स रेवेन्यू का लीकेज बहुत ज़्यादा होता था। उनके अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग गुंडे, मवाली और ठेकेदार हुआ करते थे, जो सरकार की तिजोरी में आने वाले पैसे को अपनी तिजोरी में, अपने पॉकेट में ले जाते थे, और उससे वो 50-50 गाड़ियां लेकर के, 25-25 बंदूकें लेकर के माफियागिरी करते थे। तो इन सारी चीज़ों पे जब रोक लगी है, तो एक तो हमारी प्रोडक्शन की, टैक्स जनरेशन की इकाइयों में वृद्धि हुई है, व्यापार बढ़ा है, उद्योग बढ़े हैं, हमारी इनएफिशिएंसी कम हुई है, हमारा जनरेशन कम हुआ है, और साथ ही उसका लीकेज कम हुआ है। तो निश्चित रूप से हम रेवेन्यू सरप्लस हो गए हैं। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य और भी बीमारू होता जा रहा है। झूठ और फसाद और लोगों को भ्रमित करना और लोगों को ठगने का काम ये सरकार कर रही है। सरकार के नारे तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये हो रहा है, बीमारू राज से बाहर आ गए। अब बीमारू राज से बाहर आ गए हैं, कितना आ गए हैं इसके बारे में तो हम कोई दावा नहीं करेंगे। और चमक धमक काफ़ी बड़ी है, सड़क बनी है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उनसे जो भी रेवेन्यू आ रहा है, चीज़ें आ रहा है, वो सरकार के खजाने में ज़रूर ला रहा होगा पैसे। और रही बात असमानता बहुत है। अभी भी 15 करोड़ लोग राशन फ्री में ले रहे हैं और सरकार ही देती है। जी हाँ, सबसे पोटेंशियल राज्य। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? इसके लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। उस दौर में जब कहते थे कि उत्तर प्रदेश की सीमा वहाँ से शुरू होती है जहाँ से टूटी सड़कें मिल जाएं। उस दौर में जहाँ उत्तर प्रदेश में अपहरण एक उद्योग हुआ करता था, और उस दौर में जहाँ लोगों को काम के लिए बम्बई, कलकत्ता या फिर झरिया जाना पड़ता था। यानी यूपी की दिक्कत कनेक्टिविटी, कानून व्यवस्था और काम थी। इन सब चीज़ों से निजात पाकर के उत्तर प्रदेश ने वो कर दिखाया जो अकल्पनीय लगता है। तो यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस है, लेकिन किसी भी इकोनॉमी में डेमोग्राफिक डिविडेंड मानी जाती है। पीएम मोदी और सीएम योगी इस थ्योरी पर बहुत विश्वास करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी ने हिंदुओं की आबादी पर इतिहास का एक पन्ना खोला है, स्वदेशी अर्थव्यवस्था के महत्व को भी समझाया है। कहते हैं भारत में जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी, यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए। यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे।
विदेशी दास्ता ऐसे ही होती है। इस देश पे वही किया गया, इस देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बदन में जरा सा दर्द हुआ, पैरासीटामोल की गोली ले ली। जरा सा सरदर्द हुआ, जरा सी हरारत महसूस हुई, पैरासीटामोल की गोली तुरंत गटक ली। हम हो आप हो, ज्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है, खास तौर पर तब जब इस्तेमाल करने वाली कोई महिला हो। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पैरासीटामोल को लेकर एक दावा किया है। उसकी बातों का लबोलुबाब यह है कि हरारत और दर्द से छुटकारा दिलाने वाली ये गोली जिंदगी भर का दर्द दे सकती है। इधर पैरासीटामोल की गोली गटकी, उधर सिर का दर्द गायब। इधर पैरासीटामोल की गोली निकली, उधर सर्दी और फ्लू के लक्षण लापता। इधर पैरासीटामोल की गोली गले के अंदर, उधर दांत का दर्द छूमंतर। दर्द और फ्लू भले गायब हो जाए, लेकिन सवाल मौजूद है, और सवाल यह है कि क्या सिर दर्द होते ही पैरासीटामोल निगलना सही है? क्या शरीर में दर्द होते ही पैरासीटामोल गटकना सही है? क्या फ्लू के लक्षण आते ही पैरासीटामोल की गोली लेना सुरक्षित है? पैरासीटामोल का अंधाधुंध इस्तेमाल कहीं आने वाली संतान को जिंदगी भर के लिए बीमार तो नहीं कर देगा? बात बात पर पैरासीटामोल लेने से गर्भ में पल रहा बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं हो जाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर यकीन करें तो ऐसा हो सकता है। गर्भवती महिलाएं अगर बात बात पर बिना डॉक्टरी सलाह के पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें तो आने वाली संतान जिंदगी भर के लिए लाचार हो सकती है। वो कभी ठीक न होने वाले ऑटिज्म का शिकार हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो बात कही, उसे ध्यान से सुना जाना चाहिए। It's basically commonly known as Tylenol during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. So taking Tylenol is not good. अमेरिका में पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन कहा जाता है, जो वहां आमतौर पर टाइलेनॉल जैसे ब्रांड नेम से बिकता है। भारत में इसी एसिटामिनोफेन को पैरासीटामोल के नाम से ब्रांड किया जाता है और इसे दशकों से गर्भावस्था के दौरान सबसे सुरक्षित दवा माना जाता रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट ट्रंप के दावे को सही मानने को तैयार नहीं हैं। ये डॉक्टर के बोलने पर ही दवाई खाना चाहिए, खुद खरीद के नहीं खाना चाहिए, और जितना डोज और जितने दिन के लिए बोला है डॉक्टर ने उतना ही दवाई खाएं। ये एक अच्छा प्रिंसिपल जनरली है सबके लिए, पर ज्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इसमें ऐसे कोई नई खतरनाक रिसर्च फाइंडिंग्स या कोई प्रूफ नहीं निकला है जिससे कोई डरने की नई बात हो, या पैरासीटामोल को बिल्कुल अवॉइड करने के लिए ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो अगर किसी को बुखार हो या दर्द हो कहीं और पेन किलर लेना हो या बुखार कम करने के लिए दवाई लेनी हो, तो पैरासीटामोल अभी भी हम कह सकते हैं कि एक सेफ दवाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा पूरी तरह सही है, आंशिक तौर पर सच है या पूरी तरह गलत है, इसे लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के बीच बहस शुरू हो गई है। इसलिए जिस पैरासीटामोल को गर्भवती महिलाओं के लिए अब तक सबसे सुरक्षित माना जाता था, उसके बारे में जानना भी जरूरी है। पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जो दर्द और बुखार को कंट्रोल करती है। हल्का बुखार या दर्द होने पर सुरक्षित मानकर गर्भवती महिलाओं को भी ये दवा दी जाती रही है। भारत में ये ओवर द काउंटर दवा है, यानी इसे खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी नहीं है। पैरासीटामोल को लेकर ट्रंप का बयान भले ही चर्चा में हो, इसके सही या गलत होने को लेकर भले ही बहस चल रही हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सेल्फ मेडिकेशन यानी बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी दवा के इस्तेमाल के 1000 खतरे हैं। इसलिए हमारी भी यही सलाह है कि पैरासीटामोल हो या कोई भी दूसरी दवा, डॉक्टरी सलाह के बिना सेवन करने से बचें। डरने की जगह समझदारी से फैसला करें।
कोई भी दवा क्यों ना हो, बेहतर तरीका वही होता है कि डॉक्टर से पूछ के लें और भरोसेमंद फार्मासिस्ट से लें। ऐसा नहीं कि कहीं से भी ले लें, उसमें भी कई सारे घपले हैं, कई बार नकली गोलियां भी मिलती हैं। लेकिन पैरासीटामोल को लेकर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उसके इस्तेमाल को लेकर उनके पास आपके सवालों का क्या जवाब है, आइए वो भी आपको सुना देता हूँ। देखिए, जो पैरासीटामोल है इज एन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। हम लोग प्रेगनेंसी में सेफ बोल करके अलाउ करते हैं 500 मिलीग्राम 650 मिलीग्राम, क्योंकि इसी से सिर दर्द, बुखार, बॉडी पेन के लिए इट्स रेगुलरली अलाउड। इट इज प्रिस्क्राइब्ड। ये बहुत सेफ है इन प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, कभी भी बोलिए। दैट इज इन, सपोज हमारा बुखार आया, 1-2 डोज ले लिया, ओके, सिर दर्द है 1-2 डोज ले लिया। सो इंटरमिटेंट यूज, स्मॉल डोज, लिमिटेड यूज में कोई खतरा नहीं है, ये अलाउड है, इट इज सेफ ड्रग। ये क्रॉस करते हैं ब्लड प्लेसेंटल बैरियर, फीटस में भी जाते हैं, बट उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रेगनेंसी में सेफ है। 500 मिलीग्राम और 650 जरूरत है तो हम लोग देते हैं, 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज, बट इसी डोज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये फीटल ब्लड क्रॉस करते हैं, बच्चे को अंदर जाते हैं, बट द डोज इज टू स्मॉल एंड इट डज नॉट कॉज, कोई दिक्कत नहीं करते हैं। और अब मैं आपको पूरे देश को अलर्ट करने वाली खबर बताने जा रहा हूं। ये वो खबर है जिसका ताल्लुक मुझसे भी है, आपसे भी है और आपके दोस्तों और रिश्तेदारों से भी है। आपको अपनी पहचान और अपने पते से जुड़े 12 दस्तावेज दुरुस्त कर लेने चाहिए। ऐसा न होने पर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अक्टूबर से यानी सिर्फ एक हफ्ते के बाद पूरे देश में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जिनके पास पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज नहीं हुए, वो परेशानी में पड़ सकते हैं, उनका वोट कट सकता है। क्या आपके पास पासपोर्ट है? क्या आपके पास आधार कार्ड है? क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? क्या आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं का सर्टिफिकेट है? क्या आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है? अगर आप सरकारी नौकर हैं, तो क्या आपके पास सरकारी नौकर होने का सबूत है? अगर आप रिटायर हो चुके हैं, तो क्या आपके पास पेंशनर पहचान पत्र है? क्या आपका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में दर्ज हो चुका है? क्या आपके पास जमीन या मकान के दस्तावेज हैं? क्या ग्राम पंचायत, तहसील या नगर पालिका के परिवार रजिस्टर में आपका नाम दर्ज है? अगर आपका ताल्लुक अनुसूचित जनजाति से है या फिर आप वनवासी हैं, तो क्या आपके पास वन अधिकार प्रमाण पत्र है? अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो दौड़ भाग करिए और फौरन इन्हें तैयार करवा लीजिए, वरना मुसीबत हो सकती है। क्योंकि वोटर लिस्ट की जैसी गहन जांच आप अभी बिहार में देख रहे हैं, वैसा ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पूरे देश में शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही पूरे देश में SIR का शेड्यूल जारी हो जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से बिहार में वोटर्स की गहन जांच की गई, उसी तरीके से पूरे देश में वोटर्स की जांच की जाएगी। चुनाव आयोग ने हाल ही में दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की और चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा भी की। 10 सितंबर को हुई इस बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने अपने अपने राज्य में चल रहे SIR, मौजूदा वोटर लिस्ट और उन्हें डिजिटलाइज किए जाने की स्थिति को लेकर जानकारी दी। बिहार में चल रहे SIR से अन्य राज्यों को फायदा हो, इसके लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सभी राज्यों को SIR से जुड़ी तैयारियां 30 सितंबर तक पूरी करने को कह दिया गया। हालांकि नेशन वाइड SIR को लेकर अभी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं। जैसे देश में SIR की प्रक्रिया शुरू होने की तारीख क्या होगी? लोगों से दस्तावेज कब से कब तक लिए जाएंगे? दस्तावेज जुटाने के लिए लोगों को कितने दिन का समय मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि खुद को जेन्युइन वोटर साबित करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी? वैसे तो चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को SIR की तैयारी के लिए 5 जुलाई को ही कह दिया था। लिहाजा
कई राज्य अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर चुके हैं। आखिरी समय की अफरा तफरी से बचने के लिए पिछले SIR के बाद तैयार की गई वोटर लिस्ट तक जारी कर चुके हैं। दिल्ली में पिछली बार 2002 में SIR हुआ था, इसलिए दिल्ली ने 2002 की वोटर लिस्ट जारी की। इसी तरह उत्तराखंड ने 2006 की और असम ने 2005 की वोटर लिस्ट अपलोड कर दी। बाकी राज्य भी इसकी तैयारी में हैं। वोटर इनमें नाम चेक कर सकते हैं। ज्यादा संभावना है कि SIR शुरू होने पर वोटर से आधार कार्ड समेत वही दस्तावेज मांगे जाएंगे जो बिहार में मांगे गए थे। हालांकि कुछ राज्य इसका अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे पूर्वोत्तर के राज्य, क्योंकि वहां नागरिकता और डोमिसाइल का मुद्दा काफी संवेदनशील है। इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वहां भी डोमिसाइल और निवास प्रमाण पत्र से जुड़े नियम अलग हो सकते हैं। जम्मू और कश्मीर भी इन्हीं में हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां भी निवास और नागरिकता के नियम बदले हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली को भी इसी कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों से आए लोगों की बड़ी तादाद रहती है। इसके अलावा समुद्र तट पर बसे राज्यों में भी कई जगह पहचान और आवास के खास प्रमाण पत्र होते हैं। वहाँ भी कुछ अलग दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। यह बात बार बार कही गई कि SIR के जरिए नागरिकता की जांच नहीं की जा रही है, बल्कि सिर्फ वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम चल रहा है। मकसद यही है कि कोई भी योग्य नागरिक वोटर लिस्ट से छूटे ना और कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल ना हो पाए। कैमरा पर्सन गोपाल प्रजापति के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए। बेहतर कल की उम्मीद हर किसी को होती है, इसीलिए हर कोई अपने भविष्य को संवारता सजाता है, उसे हकीकत में बदलने के लिए जमीन तैयार करता है। छात्र देश का ऐसा ही भविष्य, ऐसी ही उम्मीद होते हैं, जिन्हें आगे बढ़ने और अपने सपनों का आसमान चुनने के लिए बेहतर सुविधाओं की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजधानी दिल्ली में, जी हाँ, दिल्ली में कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो टीन की छत के नीचे चल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई। ये वो बच्चे हैं जिनकी आंखों में चांद छूने का सपना है, और ये सपने इन्हीं टिन टप्पर वाले स्कूलों में पल रहे हैं। 45 डिग्री की तपती गर्मी हो, कड़ाके की सर्दियां हो या मूसलाधार बरसात, ये बच्चे टिन शेड्स वाले इन्हीं क्लासरूम में तालीम हासिल कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसे एक नहीं, आधा दर्जन सरकारी स्कूल हैं जो इसी हालत में टिन की छत के नीचे चल रहे हैं। ऐसे ही 3 स्कूलों की हालत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम 2025 में हैं और स्कूलों की ये हालत है। टिन शेड वाले स्कूल निजी स्कूलों से कैसे कम्पीट करेंगे? ऐसे माहौल में पढ़ाई असुरक्षित भी है और अनुचित भी है। इन स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों दांव पर है। दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने शिक्षा विभाग के दावों की पोल खोल दी। दरअसल एक याचिकाकर्ता ने टिन शेड में चल रहे दिल्ली के 6 में से 3 स्कूलों की हालत को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। ये टिप्पणी हाईकोर्ट ने इसी अर्जी पर सुनवाई के दौरान की। आइए अब आपको तीनों स्कूलों के नाम बता देते हैं। दिल्ली के जीनत महल के सर्वोदय कन्या विद्यालय, कमला मार्केट के गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल और अशोकनगर के गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल को लेकर मामला हाईकोर्ट में है। इन स्कूलों में करीब 1500 छात्र पढ़ रहे हैं। NDTV की टीम जब कमला मार्केट वाले गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल पहुंची तो स्कूल प्रबंधन ने कहा कि जल्द ही इसका हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कमला मार्केट के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के मैनेजमेंट ने कहा कि प्राइमरी स्कूल के करीब 500 छात्र इस टिन शेड में पढ़ाई करते हैं, लेकिन इन्हें बहुत जल्द पक्के क्लासरूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये पूछने पे कि अब कैसे शिफ्ट किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि जो स्कूल में मल्टीपर्पज़ हॉल और जो प्रैक्टिकल क्लासरूम थे उनमें अब बंद करके इन बच्चों को उसमें शिफ्ट किया जाएगा। इस मसले पर हमारे संवाददाता ने दिल्ली सरकार के मंत्री से भी सवाल पूछा। 6 महीने में तो नहीं चले, 27 साल का जवाब देना होगा। आज धीरे धीरे हम इन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। सब चीज़ें वक्त के साथ, थोड़ा समय लगता है इन चीज़ों को ठीक करने में। यह पहली बार नहीं है जब स्कूलों की हालत का मामला हाईकोर्ट पहुंचा हो। साल 2024 में कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को तय समय सीमा के भीतर स्कूलों में डेस्क, किताबें, यूनिफॉर्म
और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का हुक्म दिया था, लेकिन हालात जस के तस हैं। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना, ब्यूरोक्रेट हैं या नेता लोग हैं, उनको इन ये मासिस के बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनके अपने बच्चे तो जाते ही नहीं इन स्कूलों के अंदर, और शायद कई माइंडसेट भी इस तरीके का है कि इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, तब दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास का बताया जाता था। बीजेपी कह रही है कि हमें आए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, लेकिन स्कूलों की हालत आपके सामने है। देश को अपनी आवाज से एकदम अलग एक्सपीरियंस देने वाले गायक जुबिन गर्ग हमारे बीच नहीं है। जुबिन को खोने का दर्द महसूस करना है तो हमें असम की राजधानी गुवाहाटी की ओर देखना चाहिए। रात दिन का ख्याल खत्म हो गया। एक दावे के मुताबिक 15 लाख लोग सड़क पर उतर आए। ये दुनिया के सबसे बड़े अंतिम संस्कार में से एक माना जा रहा है। दावा तो यह भी है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी यह दर्ज हो गया है। लेकिन इस सबसे अलग जुबिन के लिए देश का प्यार ऐसे ऐसे मार्मिक क्षण लेकर आया है जो इस देश को लगातार बीते 3 दिनों से भावुक कर रहा है। जुबिन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज अमर है। जुबिन का निधन सिंगापुर में हुआ। उनके अचानक शरीर छोड़ने पर शक हुआ। 2 बार पोस्टमार्टम करवाना पड़ा। जुबिन के चाहने वालों ने हर दुख दर्द चुपचाप सहन किया। जुबिन की विदाई पर रिकॉर्ड के दावे हैं। दुनिया के बड़े अंतिम संस्कारों में से एक कहा जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच जुबिन के जीवन के कई हिस्से दिखे। जुबिन के साथ रहने वाले बेजुबान साथियों ने जिस तरह से अपने दोस्त के अंतिम दर्शन किए, वो पत्थर दिल को भी भावुक कर सकता है। कलाकार चाहने वालों के दिल में रहता है, अपनी आवाज में अमर रहता है। वो कहीं नहीं जाते, वो सदा हमारे साथ यहीं रहते हैं। भारी बारिश के बीच लोग खड़े रहे और कोई हटा नहीं। वहाँ पे लाखों के संख्या में लोग हैं और इसी तरह असम अपने सबसे चहेते कलाकार को अलविदा कह रही है।